गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी भारी लगे क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाया, पता नहीं क्यों। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कभी कभार। ओके, ठीक है। तो आज जो पार्ट 7 करेंगे फॉर इम्पोर्टेंट आर आई बी पी एस पी यू मेन्स के लिए, तो उसमें हम लोग बात करेंगे आज जून की, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जून से 3 से 4 5 क्वेश्चंस आपको आए थे आर आर बी पी ओ, आर आर बी असिस्टेंट पे। जो लोग ये बेवकूफ़ होते हैं ना, वो बोल रहे थे कि नहीं आया, बहुत पीछे मन से आया। मेरा मानना आता है क्वेश्चन, बट आप लोग पता नहीं टीचर्स पे ब्लेम करने का आप लोग ठिकरा फोड़ने लगते हो। और मुझे ये भी दिक्कत होता है। 10 दिन पढ़ के सोचते हो कि करंट अफेयर में टीचर्स को गाली देना कितना मजे बात होता है कूल बनने का, और 2 साल 2.5 साल से मैथ में पढ़ते हो, मैथ में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो फिर आप टीचर्स को क्या बोलते हो? नहीं सर, डिफ़िकल्ट आया था, क्वेश्चंस लेंदी थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना मूड स्विंग को बदलिए। ठीक है, मेरा काम था आपको समझाने का, तो इस चीज़ को समझिए। कोई मेहनत करता है इस चीज़ में यार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जून के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, देखो मैं पूरे के पूरे नहीं करवा रहा हूँ जून, जो इंपॉर्टेंट है वो करवाएंगे। अगर आया तो बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं 15 से 20 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, जिसके लिए सोते टाइम भी देख सकते हो, उठते टाइम देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है न्यू MD and CEO ऑफ NRCL। NRCL पहले तो समझ लो कौन बना है। पी संतोष जी बना है फॉर 3 ईयर्स के लिए। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? एन सुंदरम जी का। ये पी संतोष जी कौन थे? फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ कैनरा बैंक। अब ये NRCL का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इट इज अ पार्ट ऑफ बैड बैंक। बैड बैंक जब बना था तो इसमें 2 कंपोनेंट को रखा था, एक NRCL को, एक IDRCL को, इंडियन डेप्ट रिकस्टन ट्रिब्यूनल को। ठीक है, इसमें NRCL क्या करता है? ये ना NPA को पहले खरीदता है बैंक पे कंसेशनल रेट पे। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि बैड बैंक में क्या होता है। NRCL का काम होता है कि ये बैड बैंक से जो NPA होता है, मीन्स बैड लोन्स, उसको खरीदता है कंसेशनल रेट पे। फिर उसको क्या करता है ना, IDRCL को बेचता है। कि IDRCL को बेचता है, बोलता है हे भाई तुम ना यहाँ पे, अब तुम ना पैसा रिकवर करके दो, अब आप तुम पे होटल बनाओ, जो बनाना है मॉल बनाओ, कुछ भी बनाओ, या किसी और को तुम सेल करो, बट मेरे को पैसा चाहिए। ये काम होता है बस एक तरह से। देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ बैड बैंक लिखा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। NRCL में सबसे बड़ा स्पॉन्सर कैनरा बैंक का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लगभग 49 के समथिंग है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पापाचन ग्रुप कौन बने हैं? शाहरुख खान जी बने हैं। नोन एज मुथूट ब्लू भी जानते हैं इसको नाम से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केरला। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पप्पाचन ग्रुप शाहरुख खान जी हैं, नोन एज मुथूट ब्लू। हेडक्वार्टर कहाँ है? केरला। अब जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट लगता है तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। द रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MLP नियर चेन्नई। ये कंसेप्ट 12 ईयर्स एगो सोचा गया था, मतलब बहुत पहले सोचा गया था। और कहाँ पे ये? मपेदू एक जगह है नियर चेन्नई में। चेन्नई में एक जगह है मपेदू के पास। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई, फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट है। बीट फोर कितना पैसा लगाया था? 1424 करोड़ का बीट लगा है। प्रोजेक्ट 184.27 एकड़ ऑफ लैंड है भाई। द लॉजिस्टिक पार्क इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल अप्रॉक्सीमेटली 7.7 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। मतलब आप ये समझ सकते हो क्या होता है कि आप देखते होंगे रेलवे जब ट्रेन वगैरह से जाते हो तो देखते होंगे कभी कभी ना बड़ा बड़ा कंटेनर्स रखा रहता है। उसी टाइप का है, एक जगह ढूंढा गया है जहाँ पे इतने एकड़ का जमीन है और इतने रुपए का यहाँ पे बीट लगा है। ठीक है, किसने लगाया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। बस खत्म बात। ये भी क्वेश्चंस आया है कि नहीं ये बताइएगा, सच सच बताइएगा। गवर्नमेंट रेजेज ग्रेचुटी लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डियरनेस अलाउंस रिचेज। अब डियरनेस अलाउंस कितना है अभी फिलहाल? 50% है। पहले कितना था? 46 से था, तो मतलब 4% तो डियरनेस अलाउंस बढ़ाया गया है। उसके बाद ग्रेचुटी लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज कितना बढ़ाया गया? एज ऑफ जनवरी 1 2024 द मैक्सिमम लिमिट रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड डेथ ग्रेचुटी हैज बीन रेज बाय 25%, स्केलेटिंग फ्रॉम 20 लाख टू 25 लाख। आपको 25 लाख याद रखना है, पहले 20 लाख था ग्रेचुटी लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज, और कितने से बढ़ाया गया? 25%। एज ऑफ जनवरी 1 2024 से मैक्सिमम लिमिट फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड डेथ ग्रेचुटी। आपको इसमें 3 चीज़ याद रखना है। डियरनेस अलाउंस पहले कितना था? 46, अब बढ़ा के इसको 50% कर दिया गया है। और इसमें ग्रेचुटी लिमिट ऑफ एम्प्लॉय पहले 20 लाख था, जिसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। और कितने परसेंट से बढ़ गया? ये 25% से। गॉट इट?
आप लोग बहुत समझदार हो। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ फर्स्ट लगे उसको याद कर लीजिए, आए ना आए वो बात की बात है, पहले हम कर लेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडेक्स। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया है, ठीक है। नेम क्या है? निफ्टी इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। बेस डेट क्या है? 2 अप्रैल 2018। अब बेस वैल्यू कितना है? 1000। एनएससी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1998 में। ये एनएससी इंडिसेस क्या है? इट इज अ सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बट एनएससी का एस्टेब्लिशमेंट 1998, हेडक्वार्टर मुंबई, और एमडी कौन है? मुकेश अग्रवाल जी हैं, ठीक है। नहीं, एनएससी इंडिसेस के एमडी मुकेश अग्रवाल जी हैं। यस, आई एम करेक्ट, क्योंकि एनएससी के दूसरे हैं। अब आइए थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट पर बात कर लेते हैं। 3 ईयर्स के, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बात करेंगे। इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फिजिकल डेफिसिट इंप्रूव्स टू 5.63% ऑफ जीडीपी इन अमाउंट 16.53 लाख करोड़ रुपए। आपको बस ये रखना है याद, 5.63% ऑफ जीडीपी हुआ है। द सेंटर हैज एन सेट एंड फाइनेंशियल 2024 फिजिकल डेफिसिट टारगेट, मतलब ये टारगेट है 5%, 5.1% ऑफ जीडीपी, मीन्स इतना करना है, 16.8 लाख करोड़ करना है, मतलब इससे घटा के इतना इंप्रूवमेंट करना है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? घाटे का सौदा होता है, याद रखिएगा ये चीज़। मैंने आपको जब बजट लाइव में पढ़ा रहा था तो ये चीज़ मैंने बताया था। अब 2024-25 के लिए टारगेट कितना है? 5.1% ऑफ जीडीपी, 16.85 लाख करोड़। और अगला फाइनेंशियल, मतलब इस साल को छोड़ के जो 2025 और 26 के लिए होगा, वो फिजिकल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी। मतलब आप देखो 2023 और 24 का भी डेटा है, 2024-25 का डेटा है, 2025-26 का, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब क्वेश्चन कहाँ से भी पूछे आप बना लो, कोई इशू नहीं। अब ये चेयरमैनशिप की है, फर्स्ट टाइम इंडिया चेयरमैनशिप करेगा। इंडिया फर्स्ट टाइम टेक्स ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द कोलंबो प्रोसेस, ये नाम है कोलंबो प्रोसेस, याद रखिएगा, फॉर 2024 टू 2026। 2024 करेगा, 2025 करेगा, 2026, मीन्स 3 ईयर्स के लिए करेगा। ये कोलंबो प्रोसेस कब से इंसेप्शन हुआ है? 2003 से, फर्स्ट टाइम। उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडिया चेयरमैनशिप करेगा कोलंबो प्रोसेस का। अभी क्या है कोलंबो प्रोसेस? इट इज अ रीजनल कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स जो मान लीजिए कि हमारे इंडिया से जाके दूसरे देश में वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, उसी के लिए हो सकता है माइग्रेंट वर्कर। ओरिजिन कंट्री फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। इसमें कितने मेंबर हैं कोलंबो प्रोसेस में? अफगानिस्तान है, 12 मेंबर है, बट ये इनमें से नाम नहीं पूछेगा। 5, 6, 7, 8 रहता है तो पूछा जाता है, बट 5 प्लस रहता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको टोटल याद करना है कि 12 मेंबर होते हैं। देख लो कौन कौन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, ये हो गया। क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया था? दिल पे रख के विद्या माता कसम खाओ कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। मैं बताता हूँ। टाइम 100 मोस्ट इंफॉर्मेशन कंपनीज 2024 4th एडिशन था, पब्लिश्ड बाय टाइम, द न्यूयॉर्क बेस्ड अमेरिकन मैगजीन है। 5 डिफरेंट कैटेगरी था, लीडर्स था, डिसरप्टर्स था, इनोवेटर्स था, टाइटन्स था, पॉइनर्स था। इसी 2 से क्वेश्चन बना था। अब नीचे माओ, यही क्वेश्चन पूछा था। इस 100 के अंदर 3 इंडियन कंपनीज को रखा था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप को टाइटन ग्रुप में रखा था। और आपसे ने ये रिलायंस इंडस्ट्री दे रखा था ऑप्शन में, और पूछ रहा था कि और टाइटन ग्रुप्स में किसको रखा गया था? टाटा ग्रुप को रखा गया था, है कि नहीं लिखा हुआ? और यहाँ पे क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ था कि नहीं? या मैं आज लिखा हूँ? ये 4 जून 2024 का न्यूज है। क्या मैं कॉपी में ऐड कर दिया? क्या है ना लिखा हुआ? तो आप कैसे कहते हो कि अभिजीत मिश्रा सर नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए? तो भाई पढ़ाया गया है, बस थोड़ा सा फोकस करो। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनर ग्रुप कैटेगरी में रखा गया है। अब मैं भी दूसरी बार ये इस साल के एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया था। चलिए, आपकी दुविधा खत्म कर दिए। 2 क्वेश्चन तो आपको स्टार्टिंग में मिल गए, मतलब 1 से 4 जून के बीच में मिल गया है। अब ये है एक स्कीम है, ये बैंक का स्कीम है तो पढ़ना पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस महाकृषि समृद्धि योजना MKSY लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। टाइप्स ऑफ फैसिलिटी, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, एक्सपोर्ट क्रेडिट, बिल परचेज, ठीक है। मिनिमम नो अमाउंट, मैक्सिमम अप टू 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। मतलब आपको मिनिमम 0 रुपए मिलेगा और मैक्सिमम अप टू 100 करोड़ रुपए मिलेगा। रीपेमेंट फैसिलिटी, टर्म लोन मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड। वर्किंग कैपिटल रिपेबल डिमांड। अब वर्किंग कैपिटल ये ना
ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, जो कॉमर्स वाले बच्चे थे ना आरआरबी पीओ में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तो ये सब ध्यान रखना। चलिए खत्म हो गया। अब ये देखो छोटा छोटा न्यूज है बट खतरनाक हो सकता है। अडानी पोर्ट साइन 30 ईयर कंसेशन पैक्ट टू ऑपरेट तंजानिया पोर्ट टर्मिनल, जिसका नाम है दार इस सलाम पोर्ट। कहाँ पे है ये? तंजानिया में है। और ये कौन ऑपरेट करेंगे? अदानी पोर्ट्स। आपको बस सिंपल याद रखना है। LIC रेजे इट्स स्टेक इन PI इंडस्ट्रीज। ठीक है, PI इंडस्ट्रीज में क्या हुआ कि LIC ने अपना स्टेक को बढ़ा लिया है। कितना? पहले 4.95% था, अब कितना हो गया? इसमें 5% हो गया। तो कितना से बढ़ गया भाई? 0.5 से इंक्रीज हो गया, प्लस 0.5% से इंक्रीज हो गया। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन आजकल ना ये नहीं पूछ रहा है कितना हो गया, ये बोलेगा कितना से बढ़ा दिया। ये गूगली खेल जाता है। तो LIC रेजेज इस स्टेक इन PI इंडस्ट्री कितना से बढ़ा दिया है? 0.5% से। पहले था कितना? 4.95% था, नहीं 0.05 से, सॉरी 0.05 से बढ़ाया है। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। और 5% हो गया है। गॉट इट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है पूछ ले। क्लॉडिया शेनबाउम इलेक्टेड मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। मतलब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको कौन बनी है? क्लॉडिया शेनबाउम। 2007 में इसको पीस में नोबेल प्राइज मिला, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। 2007 में पीस में इसको नोबेल प्राइज मिला है मेरे भाई। क्लाइमेट साइंटिस्ट रह चुकी है, फॉर्मर मेयर ऑफ मैक्सिको रह चुकी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, तो इसके ना पॉसिबिलिटी बन रहे हैं आने के। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे प्यारे, ये नेशनलाइजेशन बैंक नहीं है मेरे भाई। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें से 11 नेशनलाइजेशन बैंक है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब एक लोग आएगा इस कमेंट में बोलेगा तुम गलत पढ़ा रहे हो। मैं गलत नहीं हूँ भाई, तुम्हारी थिंकिंग गलत है। तुम जहाँ से पढ़ते हो वो तुम्हारे टीचर्स ने गलत पढ़ा रखे हैं। ठीक है, इतने भी बेवकूफ़ मुझे मत समझो। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइंस दैट 8 ट्रिलियन MCAP मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है इसका मतलब। लीक मतलब 8 ट्रिलियन मतलब 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ये 7th नंबर का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। यहाँ पे वर्ड सुनिएगा जो मुंह से बोला जा रहा है। ये 7th नंबर का ऑर्गेनाइजेशन बना है और 3rd नंबर का बैंक बन गया है। और उससे पहले कौन कौन था? HDFC फर्स्ट था, ICICI सेकेंड था, मतलब 3rd नंबर पे SBI हो गया। और टोटल की बात करें तो 7th नंबर का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। अब उससे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन था? रिलायंस इंडस्ट्री था, TCS था, भारती एयरटेल था, इन्फोसिस था, HDFC था, ICICI था। अब आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अब फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बन गया भाई, मतलब सरकारी बैंक बन गया। आप ये भी ध्यान सुनो, इसमें देखो कितना चीज़ है छोटे से फोटो में। सबसे पहली बात है कि स्टेट बैंक ने ज्वाइन कर लिया है 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और उसके अलावा ये 7 नंबर का ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और इन द केस ऑफ बैंक में 3रा नंबर का। और इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ये फर्स्ट बैंक हो गया मेरे भाई। देख रहे हो इतने ही गहराई में कितनी चीज छुपे हुए हैं भाई, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, गहराई को समझिए। अब देखो ये भी नहीं पूछा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या IBPS पूछे। आइबा यही है जो बैंकिंग को हिला के रखता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, यही लोग मीटिंग करते रहता है कि मीटिंग में ये हुआ वो हुआ, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। यही है भाई साहब, यही है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन आइबा लॉन्चेज एक्सक्लूसिव वेबसाइट बैंक क्लिनिक लॉन्च किया टू गाइड रिटेल कस्टमर्स इन मुंबई। रिटेल मतलब हम लोग नॉर्मल पीपल। इट इज क्या है ये बैंक क्लिनिक? अब उसके बारे में, इट इज ए कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म टू गाइड रिटेल कस्टमर अबाउट देयर राइट्स एंड रेमिडीज। वाह, शानदार है बैंक क्लिनिक। अब विद इन 5 डेज इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपने अगर कोई कंप्लेन किया तो ये विद इन 5 डेज आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का हेडक्वार्टर चेन्नई है। प्रेसिडेंट कौन है? राजन नागार्जुन है। हे राजन नागर जी, प्लीज थोड़ा सा जगिए, LIC के लिए कुछ कीजिए। LIC की वैकेंसी ले आइए। एटलीस्ट असिस्टेंट नहीं ले आ रहे तो डबल AO ही ले आइए, ADO ले आइए। एटलीस्ट लोग को तो रोजगार तो मिले। बट पता नहीं कैसे, क्या बात है, राजन नागर जी पता नहीं सो गए हैं। अब देखो
5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। लोग थीम पढ़ेंगे लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, बट आपको पढ़ना है स्लोगन, ठीक है? ओवर आवर लैंड आवर फ्यूचर वी हैव #जनरेशन रिस्टोरेंस, ठीक है? ये हो गया रिस्टोरेशन। चलो अब आइए एफडीए के बारे में बात करेंगे, और ध्यान से सुनना, मेरे शब्द को सुनना, क्या लिखा हुआ वो सुनना। और ये डेटा आपको फाइनेंशियल 2023 और 24 का दिया जा रहा है, ना कि करंट का, ठीक है? जो अभी कुछ महीने पहले आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म हुआ है उसके बात कर रहे हैं। इंडिया रिसीव हाईएस्ट एफडीआई, मतलब दूसरे देश से, फ्रॉम सिंगापुर। हाईएस्ट एफडीआई कहाँ से है? सिंगापुर से, इन फाइनेंशियल 2023-24। बट ओवरऑल एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2022-23 से 3.5% कम एफडीए मिला है 2023-24, फिर भी सिंगापुर से ज़्यादा है, सिंगापुर से बहुत ज़्यादा आया। अब देखो फर्स्ट पे सिंगापुर है, कितना आया है? $11.77 बिलियन इन 2023-24। और 2022 और 23 में हाईएस्ट एफडीए कहाँ से आया था? मॉरिशस में। देखो पिछले ईयर का भी डेटा दिया, मतलब पिछले से पिछले ईयर भी 2023 और 24 में जो रिसेंटली खत्म हुआ है उसमें सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, कितना? $11.77 बिलियन। और उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 2022 और 23 में मॉरिशस था। टोटल एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया कितना हुआ? मतलब टोटल मिला के 2023 और 24 में $44.22 बिलियन इन 2023 में। देखो यही चीज बात हो रहा था 2022-23 में 46.03 बिलियन था, जो यहाँ पे बोला गया था कि 3.5 कम से एफडीआई रह गया है, ठीक है? अब 2 पॉइंट था, शायद जगह को लिख दिया। सेकंड पे कौन है इस साल? मॉरिशस है। थर्ड पे यूएस है। फोर्थ नीदरलैंड है, ये याद रखिएगा, 5 बिलियन का, $5 बिलियन का। फिफ्थ पे जमा, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड में मॉरिशस, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे नीदरलैंड, 5 पे जापान। आजकल जानते हो करंट अफेयर वाला बड़ा तेज हो गया है। आईबीपीएस क्या कर रहा है ना आजकल, ये आपको फर्स्ट वर्ष नहीं पूछ रहा है, ये पूछेगा कि 4th नंबर वाला बता दो, 3rd नंबर वाला बता दो, तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं ना आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम में एग्जामिनर्स करता है, आईबीपीएस खास करके करते हैं ये चीज़। मैंने देखा भाई, रैंकिंग भी वो पूछता है ना भाई, अजीब सा रैंकिंग पूछता है। तो इसमें बोलेगा ना कि जो हाईएस्ट एफडीआई आ रहा है सिंगापुर से, तो बताओ 4th पे कौन है? तो नीदरलैंड। या पूछ लेगा कि 3rd पे क्या है। लोग यूएसए के बारे में उतना सोच भी नहीं सकता, यूएसए तो भाई दूर की चीज़ें हैं। मॉरिशस कोई सोच भी नहीं सकता कि मॉरिशस एक छोटा सा देश है, इससे इतना एफडीआई सेकेंड पोजीशन पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है? अब देखो एक न्यू रीब्रांड किया अपने आप को, इडेल्विस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस रीब्रांड, इसने अपना रीब्रांड किया इडेल्विस लाइफ इंश्योरेंस। अब इडेल्विस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस का नाम ये हो जाएगा इडेल्विस लाइफ इंश्योरेंस। इसका ना ब्रांड कैंपेन किया था जब ये बनाया था, तो इसने जिंदगी अनलिमिटेड लिखा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा। अब ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, नोकिया गतिशक्ति विश्वविद्यालय, इस दोनों के बीच ना एक एग्रीमेंट हुआ। ये नोकिया फिनलैंड वेस्ट कंपनी है। इंक पैक्ट टू पार्टनर और 5G 6G रिसर्च इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। और ये 5G 6G 2G 3G पे ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, और मेरे से ही पूछ गए। अब देखो एक अशोक लेलैंड, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकता है। अशोक लेलैंड वर्क्स अंडर हिंदुजा ग्रुप में काम करता है अशोक लेलैंड। रोल्स आउट मतलब स्टार्ट किया है सारथी सुरक्षा पॉलिसी। आपसे पूछा जाएगा कि सारथी सुरक्षा पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अशोक लेलैंड के द्वारा, 4 ट्रक ड्राइवर्स के लिए। ये किसके लिए है? 4 ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ये भी याद रखिए। अब इसका क्या मतलब, इट कवर्स एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी। देखो एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शली डिसेबिलिटी, मतलब तीनों चीज़ कि कुछ भी होगा तो आपको अप टू 10 लाख का पर चेसिस आपको मिलेगा। स्टार्टेड कब से हो चुका है? 1 जून 2024 से। अब आइए हम बात करेंगे अब हमारे देश से, अब तभी तो एफडीआई की बात में कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ये इंपोर्ट कि हमारे देश से दूसरे देश में कितना गया है। नीदरलैंड बिकम्स इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं तो वो एफडीआई होता है, इधर से करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये अब बात हो रही है कि नीदरलैंड 3rd पोजीशन पे है इन फाइनेंशियल 2000 आफ्टर यूएस और यूएई बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डेटा किसका है? $22.36 बिलियन इंक्रीज बाय 3.5% 2022-23, मतलब 2022-23 से बढ़ा है एक्सपोर्ट। तब बढ़िया है कि एफडीआई घटा है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, मतलब इंपोर्ट घटा है और एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। फर्स्ट पे कौन है? दूसरे, हम अपने देश अपना सामान जो दूसरे देश में बेचते हैं यूएस में है, सेकंड पे यूएस, थर्ड पे नीदरलैंड है, और वहाँ पे किस में था? चौथे नंबर पे था।
2023-24 में नीदर से FDI 5 मिला था। ये देखिए ये बात हो रहा है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया, ये इंपोर्ट वाली बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए कवर्ड इट। आपको देखो 2 क्वेश्चन बता दिया, इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की। ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। रशियन कॉस्मोनेट बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 कम्युलेटिव डेज इन स्पेस। स्पेस में इसने 1000 डेज बिताया है। क्या नाम है? ओलेग कोनोनेको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में बिताई है, मतलब IS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, ठीक है। गॉट इट। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। वहाँ पे SBI के बारे में पढ़ रहे थे, अब SBI म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे। SBI म्यूचुअल फंड बिकम्स फर्स्ट टू टॉप 10 ट्रिलियन रुपी इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब होता है यहाँ पे पब्लिक का पैसा इसके पास जमा हुआ है। मतलब SBI म्यूचुअल फंड के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पब्लिक का पैसा इतना लगा हुआ है, इनके पास जमा है 10 लाख करोड़ रुपए। और हेडक्वार्टर कहाँ है म्यूचुअल फंड का? मुंबई। MD कौन है? शमशेर सिंह। SBI स्टैटिक देखिए, स्टैटिक सुनिएगा। SBI वाज फर्स्ट बैंक टू लॉन्च म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन 1987। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जब आपका SBI क्लर्क होगा तो एग्जाम, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछा गया, मुझे लगता है VPS PO आपसे पूछा जाएगा। RBI लॉन्चेज ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर 2024 टू कम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड। ये लॉन्च करा जाता है, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा? ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर 2024। ये कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था मेरे भाई। फुल नेम क्या है? हार्बिंजर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ना इस बार 2 थीम रखा गया था। पहला है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और दूसरा है बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। ये दोनों याद रखना है। ओके, गॉट इट। अब प्राइज मनी भी है इसमें, आपको ये भी रखना। आजकल वो ना पूछ के अब ये पूछने लगा है, बहुत तेज हो गया, बहुत नहीं का ये। प्राइज मनी 40 लाख फॉर विनर्स अक्रॉस ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बस आपको याद रखना है क्या नहीं होता। स्पेशल प्राइज 20 लाख फॉर द बेस्ट ऑल वोमेन टीम अक्रॉस ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग। स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको 5 लाख का फॉर इच शॉर्टलिस्टेड टीम टू कवर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कॉस्ट। अब स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एडिशन कब आया था? 2022 में। थीम क्या था? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। सेकेंड एडिशन कब हुआ था? 2023 में। थीम क्या था इसका? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। आपको ना हर एक पॉइंट को बारीकी से ध्यान दे के करना है। ओके, गॉट इट। क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, ये बताओ। नॉन परमानेंट मेंबर पर आया था कि नहीं? दिल पे हाथ रख के कहना। ये भी जून का है, न्यूज है कि नहीं? जो लोग बोल रहे थे कि जून जुलाई से नहीं आया, तो आप आंख खोलिए, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, इसी में से पूछा कि कौन सा नहीं ऐड हुआ है और दे दिया था नाम। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया टू गेट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC फॉर 2 ईयर्स के लिए इसको बनाया गया है। वैसे नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं UNSC में, तो इसको ना 5 को नया बनाया, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, तो ये अभी ऐड किया गया। और अदर जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो है अल्जेरिया, गुयाना, कोरिया, सेरा लियोन, सोल्वेनिया। और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, जिसमें USA, UK, रसिया, चाइना, एक और नाम बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को याद हो तो मेंशन कर देना। और प्लीज़ देखो है कि नहीं ये क्वेश्चंस, पूछा गया था कि नहीं क्वेश्चंस, प्लीज़। तो ऐसे है होता मेरा भाई। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे है VPS। फिलिमोन यांग कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैमरून से। कैमरून इसकी कंट्री है। फिलिमोन यांग अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79th उंगा प्रेसिडेंट बना है। 79 उंगा का 79th प्रेसिडेंट बना है। उंगा का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बस आपको याद रखना है कि उंगा का 79th प्रेसिडेंट कौन बना है? फिलिमोन यांग। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन से देश से? कैमरून से। किसको रिप्लेस करेंगे? डेनिस फ्रांसिस, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो से बिलोंग करते हैं। ये 78th प्रेसिडेंट ऑफ उंगा थे। अब देखो सबसे मजेदार है थीम ऑफ द 79th सेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। उंगा का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। स्टैब्लिश 1945 में। देखो स्टैटिक्स फैक्ट भी है मेरा भाई, क्या बात करते हो आप लोग। बोलते हो कि नहीं पढ़ाते अभी बेचारा सर, सब पढ़ाते हैं भाई। आप
थोड़ा सा फोकस और करोगे ना, आप सोचोगे कि एग्जाम 10 दिन बचा हुआ, तब देखोगे तो भाई अभिजीत मिश्रा सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम में आपको देखने के लिए, अभिजीत मिश्रा सर को देखने के लिए। ठीक है, चलिए इसको तो कर यूपीआई वाला तो करवा चुका हूँ। क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था क्या? ये भी जून का है ना मेरे भाई, बल्क डिपॉजिट वाला है कि नहीं ये बताओ, दिल पे खोज। ये क्वेश्चन कितना नंबर का? 5वां क्वेश्चन है मेरे भाई। आरबीआई रेजेज लिमिट फॉर बल्क फिक्स डिपॉजिट टू 3 करोड़ फ्रॉम 2 करोड़। ये किसमें? होलसेल एफडी में बढ़ाया गया 2 करोड़ से 3 करोड़। और आपसे पूछा गया था एग्जाम में रिटेल वाला, अब नीचे आएगा रिटेल वाला, टेंशन क्या ले रहे हो। सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट अप टू 2 करोड़ रुपए विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग, आरआरबी को एक्सक्लूड कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी एक्सक्लूडिंग कर दिया गया है। नहीं, यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को नहीं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक सिर्फ एक्सक्लूडिंग आरआरबीज को एंड इसको एक्सक्लूडिंग कर दिया गया। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक विल नो बी कैटेगराइज रिटेल फिक्स डिपॉजिट अप टू 2 करोड़। ये पूछा गया था, जिसका पहले 1 करोड़ था इसको बढ़ा के 2 करोड़ किया गया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और लोकल एरिया बैंक के लिए कितना हो गया है, ये दूसरे एग्जाम में आपसे पूछा गया था इसी साल के, इसको अप टू 1 करोड़ किया गया सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, बस याद कर लेना है। ठीक है, होलसेल में क्या किया गया, आपको 3 करोड़ कर दिया गया 2 करोड़ से, और सिंगल में जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरआरबी को छोड़ के और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को अप टू 2 करोड़ के लिए बना दिया गया, और लोकल एरिया बैंक के लिए 1 करोड़ का बना दिया गया है। बस क्या रखिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, पेरू एंड स्लोवाकिया बिकम्स 41st एंड 42nd, मतलब 41st पेरू बना है, स्लोवाकिया 42nd बना है। सिग्नेटरी टू आर्टिमिस अकॉर्ड, ये नासा का एक है। ठीक है, आर्टिमिस अकॉर्ड इट इस्टेब्लिश अ प्रैक्टिकल सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ एटर स्पेस। इससे पहले सोल्वेनिया 39 बना था, लिथुनिया 40 बना था, 41 आपको पेरू और 42nd स्लोवाकिया। इंडिया आल्सो मेंबर ऑफ आर्टिमिस अकॉर्ड लॉन्च्ड इन 2020 में इंडिया इसमें शामिल हुआ था। फ्रेंच ओपन, जिसमें मैंने आपको यूएस ओपन करवा चुका हूँ वीडियो के थ्रू, एक और ओपन मैंने करवाया था, मैं भूल रहा हूँ कौन सा था, विमिल्टन भी करवा चुका हूँ। अब आइए फ्रेंच ओपन बात करते हैं, इसलिए देखो यहाँ लिखा ना, याद करना है मेरे भाई। मेन सिंगल कौन जीता? कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, किसको हरा के? अलेक्जेंडर जेवरेज जर्मनी को। ओमेन सिंगल इगा सेत्विक पोलैंड, जैस्मिन पॉलोनी को इटली के हरा के। मेंस डबल में मेटे पेवी क्रोशिया एंड मार्सिलो एल्मेनो। देखो ये सब नहीं पूछेगा, अगर इंडिया से कोई रहता तो पूछ भी सकता था। ओमेन डबल में कोको गॉफ यूएसए एंड कैटरीना सिनेगा। किस सरफेस पे खेला जाता है? ये क्ले सरफेस पे खेला जाता है। 2024 एडिशन कौन था? 123वां 123rd एडिशन था। अब मैंने सच में आपको आपको जब भी मैंने बताया फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए, सब में मैंने कौन सा एडिशन बताया, किस फील्ड पे खेला जाता है, किस टाइप की मिट्टी पे खेला जाता है, तो वो सारे मैंने बता रखे हैं मेरे भाई। तो ये मत बोलना कि नहीं बता रखा है। ओके। और हाँ, कोई एक बोल रहा था कि ये गौरव गरसर का नोट लग रहा है, कहीं से दिख रहा है कि ये गौरव गरसर का नोट लग रहा है मेरे भाई? नहीं भाई, गौरव गरसर का नोट नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, पंजाब नेशनल बैंक हमारे एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और नेशनलाइजेशन बैंक है। टू ओपन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन दुबई, इसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है दुबई में। एक्सपेंडिंग ओवरसीज फुटप्रिंट, मतलब इसका सिंपल सा है कि ये अपना ना फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहता है। इंडिया में काम कर ही रहा है और अदर फॉरेन कंट्री में भी काम कर रहा है, बट ये दुबई में अपना फुटप्रिंट जमाना चाहता है, पुष्पा की तरह, कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा हर जगह राज करेगा, वही सीन है। एज ऑफ मार्च 31, 2024 पीएनबी हैज ऑलरेडी प्रेजेंस इन 6 कंट्रीज। अब ये 6 कंट्रीज कहाँ सब्सिडरीज है? देखो सब्सिडरीज है, पीएनबी का सब्सिडरीज कहाँ है? लंदन, यूके, भूटान, और ज्वाइंट वेंचर में नेपाल। मतलब यहाँ पे दो लोग आए होंगे, मतलब पीएनबी इधर से एक और उधर से होगा नेपाल की तरफ से। तब सब्सिडरी मतलब पीएनबी का अपना होगा यहाँ पे, लंदन, यूके, भूटान, और ज्वाइंट वेंचर में नेपाल। इसमें एक और नेपाल की कंपनी होगी, वो दोनों मिलकर कुछ परसेंटेज पे होगा उस पर। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन म्यांमार एंड बांग्लादेश, उसके अलावा 3rd होगा दुबई में। तो ये 7वां होगा कि अपना बाहर कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देखें, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। एक ही छोटी से फोटो में बहुत विल भी है। देखो लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन म्यांमार एंड बांग्लादेश, उसके अलावा दुबई विल बी 3rd रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ पीएनबी, जो अभी मैंने यहाँ पे बात किया है, ठीक है। रुको, हाथ दर्द करने लगा यार, अरे बाप रे, हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देखा करो ये सब चीज़, ठीक है। अब देखो
सीएम कौन बना है सिक्किम का? प्रेम सिंह तमंग है, सेकेंड टाइम बना है, बट हमें इंपॉर्टेंट है ये वाला, 6th नंबर का सीएम बना है सिक्किम का, ठीक है। मोहन चरण मांझी जो न्यू सीएम ओडिशा बने हैं, मोहन चरण मांझी जी, ये 15 नंबर का सीएम बना है, ओके। डिप्टी सीएम कौन है? केवी सिंह दियो और प्रभाती। आपको ये याद रखा है, 15 नंबर का ओडिसी का और सिक्किम का 6th नंबर का, मुझे ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहाँ चला गया और इम्पोर्टेंट? हाँ, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बिकम द सेकेंड होम फॉर चीता। क्यों होम सेकेंड होम लिखा हुआ है? क्योंकि फर्स्ट होम तो कुनो नेशनल पार्क था, याद है, जो साउथ अफ्रीका से लाया गया था, वही चीज़ बारे में बात करेंगे। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश, और कुनो भी मध्य प्रदेश में ही था। इट इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फर्स्ट होम कौन सा था? कुनो नेशनल पार्क, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अंडर चीता री इंट्रोडक्शन 8 नाम्बियन चीता। ओहो, ये जो कुनो में लेकर आया था वो साउथ अफ्रीका से नहीं था, नाम्बियंस था, जिसमें 5 फीमेल्स थे, 3 फीमेल्स थे, 3 मेल्स थे, और 12 मोर चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका फरवरी 2023 17 सितंबर। उसके बाद और लेकर आया था साउथ अफ्रीका से बाद में, पहले नाम्बियन से लेकर आया था। ओके ओके। अब ये थोड़ा सा G7 लीडर समिट पर बात कर लेते हैं। 15 एडिशन था, हेल्ड एट कहाँ हुआ था? बोर्गो इग्नाजाइया इन इटली। इटली में याद रखिएगा कि 50 एडिशन कहाँ हुआ था? G7 लीडर समिट का इटली में हुआ था। पीएम मोदी विल अटेंड द G7 समिट फॉर द 5th टाइम इन अ रो। मतलब ये पीएम मोदी का 5वां टाइम था G7 समिट इन अ रो, मतलब लगातार कंसेक्यूटिव। इंडिया इस बार 11th टाइम पार्टिसिपेट करेगा, मतलब पूरे आप देख लो आज़ादी के बाद G7 में 11वां बार पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया, जिसमें से मोदी जी 5 बार कर गए। तो भौकाल तो है भाई पीएम मोदी जी का, ये तो मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रहा, बट भौकाल तो है भाई, ठीक है। और G7 मेंबर में कौन है ये भी याद रखिएगा, कि इसी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा मेंबर G7 से नहीं है, बता दो। तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूके, यूएस, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि G7 ये रिच है, ये रिच कंट्री होती है मेरे भाई, रिच कंट्री। मगर ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गया पता नहीं, ये बेवकूफ़ी वाला अभी हरकत कर रहा है। यानी कि ना बैंड बजने वाली है अभी, मैं बस सच बता रहा हूँ, बहुत बुरे हाल होने वाले कनाडा के, मैं लिख के दे रहा हूँ। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी 5th टाइगर रिजर्व ऑफ द यूपी। मतलब पहले से ही 4th टाइगर रिजर्व यूपी में था, ये बनेगा तो सुहेलवाला वाइल्ड लाइफ 5वां हो जाएगा। इट इज ए स्प्रेड ओवर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 10th एनिवर्सरी था, तो उसी टाइम ये अनाउंस किया गया। फोर्थ टाइगर रिजर्व कौन है? मतलब जो 4th टाइगर रिजर्व बना था, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अदर 3 कौन है? अमनगढ़ है, दुधवा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। गॉट इट। अब देखो ये अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम बने हैं प्रेमा खांडू जी हैं, और ये कितने नंबर के बने हैं? 9th सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको याद हो गया अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? प्रेमा खांडू जी हैं, और 9th नंबर के सीएम बने हैं। कितना बचा हुआ है यार, चलो लगता है मोस्टली खत्म ही हो गया है। चलो ये तो बचा हुआ फटाफट कर लेते। बाप रे बहुत हाथ दर्द करने लगा, मतलब झुंझुनी सा भर गया, अब हाथ लगता है सुन हो गया है। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। मैंने बोला जब भी फर्स्ट आता था इसको पढ़ना चाहिए। क्या लॉन्च किया? इंडियाज इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इन डिफेंस स्टॉक। डिफेंस स्टॉक में ये फंड इन्वेस्ट वाला लॉन्च करके, मतलब फर्स्ट टाइम कोई ऐसा कंपनी है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि लेकर आया है डिफेंस स्टॉक टाइप का। इट इज एन ओपन इंडेक्स फंड। अब ये क्या होता है, आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज ओपन इंडेक्स फंड। इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, जब मन करे पैसा डालो, जब मन करे निकाल लो। मतलब ये यहाँ पे खुला है भाई, आओ घर आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉनिटर कौन करेगा? द निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 15 कंपनीज होगा। फंड विल बी मैनेज, इस पे जो फंड होगा इसको मैनेज कौन करेगा? स्वप्निल पी मयंकर जी एंड राकेश शेट्टी जी, ठीक है। अब देखो ये है थोड़ा सा समझने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये आपके ना पैसे पे, मॉनेटरी पे आपके देख रेख करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, और यही बंदा है कि आपके ना सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में नज़र रखता है। अरे इसके अकाउंट में 15 लाख आ गया क्या? अरे इसके 10 लाख कैसे आ गया?
थोड़ा सा इसको मॉनिटर करो तो कौन सा है। तो फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट FIU इम्पोज एक्सिस बैंक पर इम्पोज लगाया 1.66 करोड़ का, ये किया होगा कुछ गलत काम। वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो लिखा हुआ ना, इशू अंडर किसके अंदर लगाया, किस मतलब कहाँ पे लगाया हुआ है, सेक्शन 30 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये भी याद रखिएगा। सेक्शन 3 ऑफ PMLA एक्ट 2002। रीजन टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, देखो आ गया ना वर्ड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फ्रॉडलेंट अकाउंट क्रिएटेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, इसने एक फेक अकाउंट खोल दिया था भाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के NSG के नाम पे। ओपा स्टैटिक्स 2004 में FIU को इस्टेब्लिश किया गया। एक्ट किस एक्ट के तहत लाया गया, PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्रवाल जी। इसको ना 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला, इसलिए ये याद रखिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैंने आपको दिखा दिया कि जून से, अभी तो जून खत्म भी नहीं हुआ मेरे भाई, अभी तो 16-17 हुआ, जिसमें से 6 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी RRB PO RRB असिस्टेंट में आ चुका है। देख लो, जो ये लोग बोलते हैं ना कि नहीं आया सर, न तो वो तो आजकल रो के भी वीडियो व्यूज ले रहे हैं। चलो ठीक है, आप लोग करो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। इसका नेक्स्ट पार्ट शाम में ही लेकर आएंगे, 8वां पार्ट, ये 7वां पार्ट है, 8वां पार्ट इवनिंग में। गुड लक दोस्तों।